आपके साथ अब मैं शेयर करूंगा इकोनॉमिक्स 12th क्लास का प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन जो कि कल था। यानी कि हम बात करें तो ये 3 आवर्स का आपका था, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का था। तो ये पूरा का पूरा डिटेल है और कल मैंने इसकी इवनिंग शिफ्ट का जो भी पेपर हुआ था उसको डिस्कस किया था। दोनों का पैटर्न लगभग सेम है, क्वेश्चंस भी कुछ मिलते जुलते हैं, बट पैटर्न जो भी है क्वेश्चन वाइज पैटर्न बिल्कुल सेम है। एक क्वेश्चन को लिया गया उसी टॉपिक से तो दूसरा सेट का भी टॉपिक वहीं से लिया गया है। अतः इसको पूरा वीडियो देखें और आने वाली जो सीबीएसई की आपकी क्लास है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों पेपर अगर करोगे तो आपका लगभग 20 से 30% सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा और मेन क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। तो इनको बिल्कुल अच्छी तरह से देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे दूसरे एग्जाम्स पेपर की डिटेल आपको मिल जाए। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके जो थे वो वेरी शॉर्ट थे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पहले की तो इवनिंग में इसका उल्टा दिया हुआ था। तो यहाँ पर आप देखिए सीमांत बचत प्रवृत्ति वहाँ पे एपीएस का दिया हुआ था, औसत बचत प्रवृत्ति ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल दोनों ही असत्य हैं, यहाँ पर आप दोनों ही असत्य हैं, गलत हैं ये। तो इसका आंसर डी रहेगा। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि मेक इन इंडिया वाला जो कार्यक्रम था उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर एक्सपोर्ट विल राइज का आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन में रिजर्व रेपो रेट इसका आंसर आएगा आरआर जो है हमारा। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही ये असत्य हैं, दोनों ही जो स्टेटमेंट है सत्य हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो सही तरीके से हो। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सी यानी कि बोथ आर करेक्ट, बोथ दोनों ही करेक्ट है। अगर इसका और वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर सकल निवेश यानी कि जो टोटल ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है उससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर नेट इन्वेस्टमेंट इसमें से आएगा और डेप्रिसिएशन माइनस करने पर हमारा अगर डेप्रिसिएशन और नेट इन्वेस्टमेंट को प्लस करते हैं तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पर आता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट सेकंड में आएगा, तो ए इसका आंसर रहेगा, ए आंसर है इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। आप देख सकते हैं इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये सी इसका आंसर आएगा। सेवंथ क्वेश्चन में अगर देखें तो ए ये वाला 1 2 3 सही, ये तीनों इसमें आएंगे और ये इसमें वाणिज्य बैंक जो कि कमर्शियल बैंक है उसके पास जो वॉलेट कैश है उसको नहीं आएगा। तो ये एसआई पेपर से इवनिंग में भी एसआई क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोनों पेपर को आप करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 8th क्वेश्चन को देखें तो हम यहाँ पर पाएंगे कि इसका आंसर जो है डी, चालू खाते शेष का ह्रास, जो इसको यहाँ पे हम करेंगे। और इसका और वाला अगर देखें तो बी इसका आंसर है, और में बी ये वाला बी सरप्लस 36 ये इसका आंसर रहेगा। 9th क्वेश्चन में देखें तो बिल्कुल सीधा सीधा है कि जब एडी ज़्यादा होगा एएस से यानी कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेंगे और घटता हुआ जो स्टॉक है उसको वांछित यानी कि जो आवश्यक है उस तक बनाने की कोशिश करेंगे। तो बोथ आर करेक्ट हैं ये। अगर 10वें को हम देखें तो दोनों ही स्वायत्त निवेश यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो आय के स्तर से स्वतंत्र होता है और दूसरा स्वायत्त निवेश एक्स एक्सिस के समानांतर होता है। तो बोथ आर राइट और व्याख्या भी सही करता है 10वें का। अब 11वें का क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही इवनिंग में भी ऐसा ही आया था बिल्कुल। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हमारा 4500 करोड़ इसमें आ जाएगा। तो इसका फार्मूला मैंने उसमें बताया था, उसी तरह से इसको भी करेंगे। 12वां क्वेश्चन जो है हमारा इसमें पूछा गया है कि विदेशी विनिमय की गिरती कीमत मतलब फॉरेन एक्सचेंज
और तब फॉरेन जो एक्सचेंज का डिमांड बढ़ जाती है उसकी उससे संबंधित व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर बता दें कि जब भी विदेशी मुद्रा की कीमत घरेलू के संबंध में गिरती है तब हम अपनी मुद्रा की जो भी पर यूनिट है उसके बदले में ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ, और इससे हमारे लिए जो आयात यानी कि इंपोर्ट है वो हमारे लिए सस्ते हो जाएंगे और इससे हम क्या है जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो आपको इस तरह के इसमें क्वेश्चंस के आंसर इसमें लिखने थे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा की कीमत गिरती है तो जितने भी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो बाहर ज़्यादा निवेश करेंगे क्योंकि उनको आसान हो जाएगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, आसानी से वो कर पाएंगे। मान लीजिए $1 के बदले में अगर हमारे 60 है और वो 50 हो जाते हैं तो हम बाहर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करेंगे। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के बारे में भी पूछा गया है, यानी कि हमारा क्या होता है ये बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके बारे में बहुत ये सिंपल क्वेश्चन है और ये बार बार में पूछा जाता है कि भुगतान शेष बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, सारे आर्थिक लेन देन इसमें होते हैं। इसमें आपकी वस्तु है, सेवा है, संपत्ति है, सभी का रिकॉर्ड इसमें किया जाता है। ये दोनों ही चालू खाता और पूंजीगत खाता, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों में ही है और ये हमेशा बैलेंस रहता है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में ये ऐसी सिचुएशन नहीं होती और वो जो सर्विसेज हैं अदृश्य वस्तु, जो व्यापार शेष अदृश्य वस्तुओं के लिए एक्स और एम के बीच का अंतर होता है, निर्यात और आयात, ठीक है, वस्तुओं से संबंधित ही होता है और ये घाटे का एक जो भुगतान बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका एक घटक है, उसका ये एक हिस्सा है। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आपने इसमें आंसर देना था। अगर 13वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें निकालना था जो है प्रारंभिक निवेश में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ऊपर वाला ये हो गया हमारा 13वां क्वेश्चन है। तो ये भी आपका सॉल्यूशन था MPS पॉइंट 1 और यहाँ पर हमारा निवेश में परिवर्तन को निकालना था तो 1500 इसका आंसर आ जाएगा। 14वां क्वेश्चन जो है हमारा वो है रेपो रेट से संबंधित SI, उसमें भी आया हुआ है, इवनिंग में भी सेम पैटर्न है। तो रेपो रेट के बारे में इसमें पूछा गया है कि कौन सी यहाँ पर जो परिणाम और कारण है वो इसमें पूछा गया है। तो वाणिज्य बैंक जो भी हैं वो जो अल्पकालीन ऋण लेते हैं, शॉर्ट जो ऋण लेते हैं वो रेपो रेट है उस पे। तो जो भी इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो केंद्रीय बैंक है उसमें कम या ज़्यादा कर देता है, तो उसी के आधार पर इसका पूरा आंसर आपको देना था। 15वां क्वेश्चन जो है वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम के बारे में पूछा गया है, तो उसके बारे में आपको लिखना था और इसकी जो सीमाएं थी वो भी आपको इसमें लिखनी थी। ये ऐसा क्वेश्चन इवनिंग में भी बिल्कुल सेम पूछा गया है। तो मुद्रा जहाँ प्रचलित नहीं होती वहाँ पर इस तरह का बार्टर सिस्टम किया जाता है। इसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हैं और वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो आरक्षित अनुपात जितना अधिक होगा अर्थव्यवस्था में साख का सृजन उतना ही अधिक होगा। क्या इससे आप सहमत हैं? ये 15वें क्वेश्चन का सेकंड है, तो ये असत्य है, यानी कि आरक्षित अनुपात और जो साख सर्जन है क्रेडिट क्रिएशन उसमें विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो साख सर्जन का मतलब क्या होता है, 1/, आरक्षित अनुपात जो कैश रिजर्व रखे जाते हैं इनटू में जो प्रारंभिक है जमाए हैं उनसे। तो ये क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन था, ये आप जरूर इसको तैयार करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके द्वारा आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो 16वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो जीडीपी जो वास्तविक है, वास्तविक जीडीपी उसके बारे में, रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पूछा है। तो वास्तविक कौन सी होती है, जो कि हमारी बेस ईयर के प्राइस पर की जाए, तो इससे वास्तविक परिणाम निकलते हैं और ये स्थिर कीमत पर जीडीपी को निकालते हैं। तो मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन का इस पे असर नहीं पड़ता और बेहतर ये एक हमें आंसर दिखाती है।
तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आप करने हैं। इवनिंग में भी यही क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन उसमें डिफरेंस दिया हुआ था कि रियल का और इसमें वास्तविक और नॉमिनल दोनों के अंदर डिफरेंस पूछा था। इवनिंग में आय विधि के लिए जो सावधानियां थी, यहाँ पे व्यय विधि के लिए सावधानियां, तो ये सावधानियां जरूर याद कर लें आप। यहाँ इस पेपर में आपकी बार ये है कि नेशनल इनकम के लिए कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जो कि न्यूमेरिकल हो, लेकिन आप उसकी भी तैयारी करते रहें। आपको वो आपका पेपर में सीबीएसई के फाइनल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रीय आय में व्यय विधि द्वारा मतलब मध्यवर्ती वस्तुएं हैं जो इंटरमीडिएट है और ट्रांसफर पेमेंट है, उसको शामिल नहीं किया जाता। तो बेसिकली ये है, और भी बहुत सारी हैं, उसको आप याद करें। अब 70वां जो क्वेश्चन है हमारा, ये वैसा ही आ गया है जो बजट से लिया गया है। इसमें हमें जो आय और संपत्ति के पुनः आवंटन के उद्देश्य की व्याख्या करनी है पहले तो, और ऊपर वाला जो ए है यहाँ पे बजट के आंकड़ों की तुलना करनी है। तो तुलना आपको करनी है। इसमें राजस्व प्राप्तियां जो हैं और व्यय है उससे संबंधित है, पूंजीगत प्राप्तियां, तो इसको देख के आपने बताना है कि क्या वहाँ पे कमी या क्या ज़्यादा आ रहे हैं, उसके आधार पर इसको आपने बताना है। और आय और संपत्ति के पुनः आवंटन, यानी कि आप अगर देखें यहाँ पर elaborate the objective of redistribution of income and wealth in the government budget, तो यहाँ पर इसके बारे में भी आपको बताना है कि कर के द्वारा हम आय का पुनः आवंटन कर सकते हैं, समानता का उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। टैक्सेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि इनकम कहाँ से ली जाए और किसको दी जाए। तो इस तरह की चीज़ें आपको लिखनी है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, जो बजट के ऑब्जेक्टिव हैं वहाँ पर। दूसरा ऑब्जेक्टिव उन्होंने इवनिंग में लिया था, एक दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में अंतर स्पष्ट करना है, तो ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, इस दोनों के बीच में आपको डिफरेंस शो करना है, आपको बताना है। अब पूंजीगत व्यय, तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत कीजिए ऋणों की वापसी, ब्याज भुगतान, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। तो मैक्रो थोड़ा सा अटपटा था और इसमें बैलेंस थोड़ा सा कम था। अब आइए देखते हैं इंडियन इकोनॉमी में, तो ये बिल्कुल सिंपल है। 18वां क्वेश्चन है, इसमें भारतीय अवस्था की विशेषता थी कृषि संबंधी। तो उस समय पे अगर हम देखें तो कृषि यानी कि बी इसका आंसर आएगा, एग्रीकल्चर इसका आंसर आएगा। 19वां अगर हम देखें तो ये सारे के सारे व्यापार नीति में शामिल कर लिए गए थे, जो है कोटा सिस्टम हटाना, कोटा करना, शुल्क भी ज़्यादा लगाना, आयात प्रतिस्थापन करने की कोशिश करना। अगर इसका ऑप्शन में देखें टिस्को, इसका 1907 है, या वहाँ एयरलाइन के बारे में पूछा था या टिस्को के बारे में पूछ लिया। तो ये डेट आप जरूर याद करें। इंडियन इकोनॉमी में डेट की वैल्यू है और आपको एक एक नंबर के काफ़ी क्वेश्चंस में ये काम आएंगे। ये 20वां तो बिल्कुल ही सिंपल आ गया। एक संतान नीति कहाँ की है, तो चाइना की है। 21वां हमारा पूछा गया संस्थागत स्रोत नहीं है। मान लीजिए इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन सा नहीं है, तो साहूकार इंस्टीट्यूशनल नहीं है। मतलब इंस्टीट्यूशनल का मतलब है जो गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किए गए हैं, एक प्रॉपर वे से हैं, तो साहूकार मनी लेंडर इसमें शामिल नहीं होंगे। 22वां अगर हम देखें तो ये मिलान करना था, तो ये सीधा सीधा चाइना ग्रेट लीप फॉरवर्ड सीधा सीधा आ गया। भारत में आर्थिक सुधार, तो ये गलत है। 91 में आए थे, पाकिस्तान में भी इस तरह का नहीं हुआ। और महान सर्वहारा क्रांति, ये भी इनवैलिड है। तो इसका आंसर हमारा सीधा सीधा बी, यानी कि आंसर आ जाएगा बी का 2। तो ये विकल्प में आएंगे। जो लास्ट वाला जो चैप्टर है चाइना के साथ और नेबर कंट्री का, वो 6 नंबर का है, तो उसको आप अच्छी तरीके से करें, वो आपका आसानी से हो जाएगा। तो 23वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कथन का क्वेश्चन है। तो दोनों ही कथन ये सत्य हैं। हम बाहर माइग्रेशन जाते हैं बेटर जॉब के लिए, और माइग्रेशन क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक हिस्सा है। इसी तरह का क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था। उसमें
तक पूछा गया था, तो उसी से ये क्वेश्चन बनाया गया है। सुबह का पेपर आप जरूर देखें, अगर मिल जाए तो उसके बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिवीजन उसको करके जाएं। 24वां अगर हम देखें तो यहाँ पर ए इसका आंसर आएगा। फर्स्ट हमारा सही है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और कम्यून पद्धति तो चाइना ने यूज की है, पाकिस्तान ने उसको यूज नहीं किया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सुझाव था, तो वो हर्बन डेली, यानी कि सी इसका आंसर आएगा। इसको आप चेक कर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका करंट से भी जोड़ के इन्होंने रखा है, और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इस तरह के आंसर आप जरूर ढूंढते रहें, इस एक दो आपको 100% मार्क्स लेने में ये काम करेंगे। 26वें का जो क्वेश्चन का आंसर देखें तो ए इसका आंसर आएगा। दोनों ही कारण सही हैं और सही व्याख्या ये करता है, क्योंकि ग्रामीण जो श्रमिक जनसंख्या है अनुपात गांव में ज़्यादा है, शहरों में कम है। श्रमिक ज़्यादा है तो गांव में लोग घर पे नहीं बैठते, और क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कम है तो वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं आंसर। 27वें का अगर हम देखें कि सकल घरेलू उत्पाद चाइना का दूसरे अंक पे बिल्कुल सही है, और 80 से अगर देखें तो 2 डिजिट में, यानी कि 10, 11, 12 इस तरह की डिजिट वो रखा हुआ था, तो दोनों ही बिल्कुल सही है इसके आंसर। अब हम देखते हैं 28वां इवनिंग शिफ्ट में भी इसी तरह का दिया हुआ था, और उसमें सस्टेनेबल ओजोन परत की लेयर की इरेजन के बारे में थी। तो लेकिन यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो जो कूड़ा है वो अलग अलग तरीके से किस तरह से हम डिस्पोज करें उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर इससे संबंधित आपने डिटेल देनी थी कि जो डिस्पोजेबल ऑफ जो गार्बेज है उसको हम किस तरह से करें, अलग अलग करें, तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छा होगा। और दिल्ली में तो ये काफ़ी बड़ी समस्या लेके आया हुआ है कूड़े के पहाड़ों पे। यहाँ पर अब की बार एमसीडी का इलेक्शन भी लड़ा गया था, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा हटके है। अब अगर हम बात करें 29वें की, तो ये सिंपल क्वेश्चन सब आ गए हैं, इनको आप अच्छी तरीके से करें। तो भूमि का इरेजन मतलब फ्री फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया, तो वनों का काटना जैसे है, खेतीबाड़ी, अतिक्रमण करना, आग लगाना, ये सारे के सारे हैं जिससे कि भूमि खराब हो जाती है, उसको डिग्रेडेशन हो जाता है। अब ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में कृषि विपणन की भूमिका, यानी कि जो एग्रीकल्चर हमारा है उसका मार्केटिंग का प्रोसेस है, वहाँ पैकेजिंग का एक क्वेश्चन आया था इसी से संबंधित, और यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग के संबंधित है, तो रूरल डेवलपमेंट से लिया गया है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो मार्केटिंग है उससे लोगों की, कृषकों की आय को थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलती है, और वो अपना लाभ ज़्यादा कमा सकते हैं, और उपभोक्ता और जो हमारे किसान हैं दोनों इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कमी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जो बेसिक नीड्स हैं वहाँ नहीं मिल पाती, और काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन और उनको परेशानी ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे आप। 30th क्वेश्चन है जो वुमेन डेवलपमेंट के बारे में है। वुमेन डेवलपमेंट जो विकास का जो इंडेक्स है उसमें हमें कंपेयर करना है तीनों के अंदर, मृत्यु दर से संबंधित और एसडीआई, मृत्यु दर और एसडीआई, ये इससे कंपेयर करना है। तो एसडीआई में देखें तो हम मानव विकास सूचकांक जो है वहाँ पर हम देखें तो चाइना ज़्यादा अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करता है, भारत उससे नीचे है, और पाकिस्तान उससे भी नीचे है। चीन इसमें सबसे ज़्यादा विकसित है। तो इस तरह का 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है वहाँ पर। अगर हम देखें कि मृत्यु दर मतलब मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर 100,000 जीवित बच्चों पे क्या थी स्थिति, वहाँ पर देखिए यहाँ पर 29, 7.4 और ये 57। तो यहाँ जो भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है और चाइना की स्थिति भारत से भी बेहतर है, तो इस पे आपने लिखाना है। और मातृत्व मृत्यु दर भी यहाँ पे सबसे कम है। मातृत्व मृत्यु दर ये देखिए यहाँ पर, ये वाला इससे संबंधित भी आपको कंपैरिजन करना है। भारत और पाकिस्तान की लगभग सेम है कंडीशन है, जबकि चाइना की यहाँ पे बहुत कम है।
तो ये हमें बताना है। अगला जो 31वां डायरेक्ट क्वेश्चन जीएसटी से संबंधित पूछ लिया है, परिभाषित करना है। और भारत में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप बाह्य प्रापण की व्याख्या, यानी कि आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में आउटसोर्सिंग क्या है। आउटसोर्सिंग से हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, और आउटसोर्सिंग से हमारे पास जो, क्योंकि यहाँ सस्ती दर पे आसानी से मिल जाते हैं श्रमिक, तो दूसरे देशों के लिए काफ़ी अच्छा ये माहौल मिलता है। कंपनी बाहर से आकर के यहाँ से सर्विसेज ले लेती हैं। तो ये हमारा आउटसोर्सिंग आप देखते हैं, तो इसमें हम कानूनी सलाह दे सकते हैं, कंप्यूटर की मेंटेनेंस है, विज्ञापन है, सुरक्षा है, ये सारे के सारे हैं, कम लागत पर यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपने इसमें लिखनी है, नोट करनी है। और 31वें का सेकंड पार्ट है, यहाँ देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिए उठाए गए कदम। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इनको क्वेश्चंस को आपने छोड़ना नहीं है, ये आपके मेरिट को ऊपर करने में काम है। 4 नंबर का, तो 4 आप इसमें ऑप्शन 4 आंसर दे दें। जैसे बिचौलियों का उन्मूलन किया था, बीच में जो बिचौलिए थे, मीडिएटर्स थे, और लैंड सीलिंग उसमें कर दी थी कि लैंड ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ना रखें। किसानों को उनका अधिकार दे दिया गया था, किसानों को उनका मालिक बना दिया गया था, हरित क्रांति के लिए लाए थे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम उसमें कर सकते हैं। सिंचाई की व्यवस्थाएं उन्होंने की थी, इस तरह की लिख सकते हैं। तो 32वें क्वेश्चन में आ गया हमारा, क्या भारत में पूर्ण निजीकरण का आप सुझाव देते हैं? तर्क है। तो ये बिल्कुल असहमति है। निजीकरण शिक्षा का बहुत ही गलत तरीके से हमारे देश को दूसरी तरफ ले जाएगा, और जो हमारे गरीब तबके हैं उसको शिक्षा से महरूम कर देगा। तो आपने इसको लिखना था। और 32वें का बा जो है, भारत श्रम बल का अनियमितीकरण की चुनौती का सामना कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपने इससे संबंधित देने हैं कि सत्य रहेगा, क्योंकि सत्य है ये हमारा जो श्रम बल है। आप देख सकते हैं कि जो रोड पर खड़े हुए जो श्रमिक हैं उनका बिल्कुल भी नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। तो ये चुनौती है, तो इससे संबंधित ऐसे आपको आंसर देना था। 32वां भी आपने बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, आजीविका के लिए कृषि का विविधीकरण क्यों आवश्यक है। कृषि का विविधीकरण मतलब उसमें चेंजेस करना बार बार में, और नई नई फसलें उगाना। तो ये हमारा बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो लोगों के लिए जो आजीविका है वहाँ पूरी तरीके से प्रदान नहीं कर पाएंगी। अगला बी है, ग्रामीण विकास में साख का महत्व, यानी कि आपने जो साख क्रेडिट है, क्रेडिट का इम्पोर्टेंस आपने बताना है। रूरल डेवलपमेंट में लोगों के पास पैसा आएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे, और देश की इकोनॉमी में ज़्यादा सहयोग दे पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने लिखने थे। अब इसका अथवा वे, भारत में शहरी महिला श्रमिकों की तुलना में ग्रामीण महिला श्रमिक अधिक काम करती हुई पाती हैं। तो ये बिल्कुल तथ्य सही है। ये तथ्य सही है कि यहाँ पे गांव में आप देखेंगे तो कृषि कार्यों में और जो पशुओं के पालन में और दूसरे कार्यों में महिला ज़्यादा मेहनत करती हैं, और जो शहरी महिला श्रमिक हैं उनकी तुलना में वो ज़्यादा करती हैं। तो ये आपको तर्क देने थे। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के बीच में भी आपने बताना था कि क्या क्या वहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, इनके बारे में डिटेल लेनी थी। 34वां यहाँ पे आर्थिक सुधार से संबंधित एक पैसेज देकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नीतियों के सुधार से संबंधित विशेषताओं के बारे में बताना था कि 1950 के उपरांत क्या क्या योजनाएं बनाई गई, आर्थिक नीति की क्या ज़रूरत थी, उदारीकरण से संबंधित बातें थी। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, आपको आगे भी इस तरह की वीडियो आपको देते रहेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें